डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम है, मानसून है और झमाझम बारिश हो रही है। ये बारिश जहां खुशियों की फुहार लेकर आती है, वहीं कई तरह के इन्फेक्शन भी हमें घेर लेते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कान की, तो यहाँ पर बाहरी तौर पर जो जीवाणु हैं, उनसे कई तरह के फंगल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि कान की हमारे जीवन में क्या अहमियत है, इसीलिए बहुत आवश्यक है कि कान को हम बहुत स्वस्थ रखें ताकि हम सभी तरह की बातें सुन सकें और अपने जीवन को आनंद के साथ जी सकें। लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कान की देखभाल कैसे करें। अगर कोई समस्या होती है तो उस समस्या के लक्षण को हम कैसे पहचानें। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एक सर्वे के अनुसार 90% ऐसे लोग हैं जिन्हें कान की कोई ना कोई समस्या ज़रूर है और वो उसे नज़रअंदाज करते रहते हैं। मसलन कान में सीटी की आवाज़ आना, कुछ ऐसा सुनाई देना जो कि असामान्य है, कई बार कान से मवाद भी बहता है, कई तरह के दर्द भी होते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि 100 दर्द एक तरफ और कान का दर्द एक तरफ, यानी जब कान में दर्द होता है तो वो सहना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से परेशान हैं या फिर आपको भी महसूस हो रहा है कि कान में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, तो आज का कार्यक्रम बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कान की समस्या के लक्षणों को समझें, कैसे इसका उपचार करें और कैसे अपने कान को दुरुस्त रखें। तो आइए सबसे पहले बताते हैं आपको आज का हमारा विषय। तो आज का हमारा विषय है कान के संक्रमण को ना करें नजरअंदाज, कारण, लक्षण और उपचार। तो आज के विषय से जुड़े हुए कोई भी अगर आपके सवाल हैं या फिर आप किसी ऐसी समस्या से परेशान हैं, बच्चों में ऐसा इन्फेक्शन देख रहे हैं, तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर लें, जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-113060। दूसरा नंबर भी देख लें 1800-113061। टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो इंतज़ार किस बात का, कॉल करें और अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ। आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहेगा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए 2 विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएं। उससे पहले आप हमारे ईमेल आईडी भी नोट कर लें, यानी आप अपने सवाल हमें ईमेल के माध्यम से भी बता सकते हैं, swasthkisanlive@gmail.com। तो बिल्कुल आप बातचीत की शुरुआत करेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 बहुत ही ख़ास विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कुमार, आप एम्स दिल्ली में ENT विभाग के प्रोफेसर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आपसे हम जानेंगे कि आखिर ये लक्षण कैसे हम पहचानें और इनका उपचार कैसे करें, सही समय पर लक्षण पहचानना क्यों ज़रूरी है, और कई बार जो कान की समस्या को हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि घर में कोई छोटा मोटा उपचार कर लेंगे, ये करना कितना सही या कितना गलत है, ये भी हम आपसे समझेंगे। और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर अनिल कुमार राय, आप ESIC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल फरीदाबाद में ENT विभाग के प्रोफेसर एवं प्रमुख हैं। और तो आपसे भी हम सर इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। तो जाहिर है कि अगला 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप कहीं मत जाइएगा, अपने कॉल्स के साथ तैयार रहें और आपके सवाल लें। अपने मैं सवाल अपने दर्शकों के लिए, अपने विशेषज्ञों के सामने रखूं, उससे पहले तमाम जानकारियों को समेटे हुए देखिए कान की सेहत पर हमारी विशेष रिपोर्ट। क्या आपने उस पुराने फिल्मी गीत को सुना है जिसके बोल हैं, जाने क्या तूने कही, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। जी हाँ, बात जब सुनने सुनाने की हो तो अक्सर हम में से बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि उसकी बात यानी उसकी आवाज अगले तक पहुंची या नहीं, क्योंकि आवाज को पहुंचाने का सही माध्यम होता है हमारा कान।
क्योंकि बिना सुने तो कोई विषय वस्तु सीखी भी नहीं जा सकती, है ना? बता दें कि हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों की पहली सीढ़ी कर्मेंद्रिय ही होती है। यह बात हम नहीं, विज्ञान भी कहता है कि एक बच्चे के सीखने समझने की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। गौरतलब है कि माँ के पेट में बढ़ने वाला गर्भ न केवल सुनता है बल्कि धीरे धीरे बोलना भी सीखता है। तभी तो जन्म के बाद यही छोटा बच्चा हमारी भाषा को आत्मसात करता है, अनुसरण करता है और फिर बोलना शुरू करता है। इसलिए बता दें कि यदि 6 महीने तक बच्चा किसी आवाज पर ध्यान न दे या 2 साल की उम्र तक एक भी शब्द न बोल पाए तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि कान जिनसे हम सुनते हैं और कान के बारे में भी कई बातें सुनते हैं। बता दें कि अधिक शोर शराबे के कारण न केवल दिल का दौरा, रक्तचाप, दमा और कई स्वास्थ्य समस्याएं तो होती ही है, सुनने की समस्या भी प्रभावित हो सकती है। आप बहरेपन के शिकार भी हो सकते हैं। फिर बात चाहे तेज संगीत सुनने की हो, हेडफोन लगाने की मजबूरी हो, आखिरकार प्रभावित तो हमारा कान ही होता है। ये प्रभावित कैसे होता है, आइए समझते हैं कुछ ऐसे। ये है हमारा कान। इसके 3 हिस्से होते हैं, बाहरी कान, बीच के कान और अंदर के कान। बाहरी कान ध्वनि तरंगों के रूप में आवाजों को ग्रहण करता है। ये तरंगे कैनाल से होती हुई कुछ इस प्रकार ईयर ड्रम तक पहुंचती है और ईयर ड्रम वाइब्रेट यानी कंपन करने लगता है, कुछ इस प्रकार। जहां वाइब्रेशन से मिडिल ईयर की इन छोटी हड्डियों में गति आ जाती है और कान के अंदरूनी हिस्से में मौजूद द्रव्य हिलना शुरू कर देता है, वहीं कान के अंदर सुनने वाली कोशिकाएं इस द्रव्य की गति से थोड़ी मुड़ जाती है और इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में सिग्नल हमारे दिमाग को भेजने लगती है। और फिर सिग्नल के मिलते ही हम शब्दों को शब्दशः सुनने लगते हैं। है ना कमाल की बात? अरे वाह, आप तो मुझे लेकर वाकई बहुत सीरियस हो। बहरहाल, यदि आप बारिश या पक्षियों के चहचहाने की आवाज को न सुन पाए, फोन पर सुनने में दिक्कत होने लगे, बार बार पूछने लगे कि भाई आपने क्या कहा, कान में हमेशा सीटी बजने का एहसास होता हो, तो इसे कभी न करें न समझें, क्योंकि तेज आवाज के बाद कान से उपजी खामोशी कहीं आपके जीवन का एक हिस्सा न बन जाए और आपसे ही, आपके ही कानों में कहीं यह न कहने लगे कि अब कोई मुझे टोकता नहीं, कि अब कोई मुझे रोकता नहीं। इसलिए जरूरत है कान के प्रति जागरूकता की, इस संवेदनशील रडार के सुरक्षा की। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो अभी आपने देखी एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट और बिल्कुल इसे देखकर हम कह सकते हैं कि खामोशी चाहे वो ज़ुबान की हो या कान की हो हमारे लिए अच्छी नहीं है। इसीलिए समय रहते लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने कान का ख्याल रखें ताकि आपको सुनाई देता रहे और खामोशी आपके जीवन में घर ना कर जाए। चलिए आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर राकेश, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसा कि हम सभी जैसे जानते हैं, रिपोर्ट में भी हमने कहा और कार्यक्रम की शुरुआत में भी कि ये मौसम, क्योंकि हम जानते हैं नमी काफ़ी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी रहती है और ये ह्यूमिडिटी इन्फेक्शंस के लिए एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है। इस मौसम में कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं और कान, नाक और गला इससे काफ़ी प्रभावित रहता है। किस तरह से इसे देखते हैं और क्यों इस मौसम में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है?
जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। जहाँ पर नमी होगी और हॉट टेम्परेचर एंड होगा, ह्यूमिड। हाँ, तो उसमें जीवन के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे हम सब लोगों को, हमारी फसलों को ऐसा चाहिए मौसम, ऐसे ही इसमें जो कीटाणु हैं या जो बैक्टीरिया है और फंगस है, वो भी इसी मौसम में ग्रो होता है ज़्यादा। इसकी वजह से इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस रहता है। इन्फेक्शन कान का हो, नाक का हो, गले का हो, इसके अलावा जैसे वायरस इन्फेक्शन होते हैं, मम्प्स है और मलेरिया, डेंगू सब हैं, इसकी वजह से इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जी जी। तो हम लोगों को ख़ास तौर से सावधानी बरतनी चाहिए इस वाले मौसम में। तो अगर सावधानी रखेंगे तो फिर दिक्कत कम होगी। जैसे हमेशा कहते हैं कि उपचार से बेहतर उसका बचाव है, तो अगर हम बचाव करेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस मौसम में विशेष ध्यान रखें, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं। डॉक्टर अनिल, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि दिल की बीमारी होती है और बीमारियाँ होती हैं तो उसे बहुत गंभीरता से लेते हैं, लेकिन जब कान या गला और नाक इसकी समस्या होती है तो हम सोचते हैं कुछ घरेलू उपचार कर लिए जाएं, थोड़ा इंतज़ार कर लिया जाए, शायद ये ठीक हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि कब हमें डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए, या फिर जो हम घरेलू उपचार करते हैं, कई बार सुनते हैं कि ये तेल डाल लें या फिर इसकी क्लीनिंग कर लें, ओवर द काउंटर कई बार हम दवाएं ले लेते हैं, तो इसे कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए? जैसे आपने बताया कि कान में इन्फेक्शन में घरेलू इलाज तो थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, क्योंकि वो अंदर काफ़ी अंदर होता है कान का पर्दा, और वो दिखता नहीं है आपको। अगर कोई समस्या है तो बगैर पर्दे को देखे हुए कि क्या समस्या अंदर हो रही है, उसका निदान करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी सलाह ये होगी कि अगर आपको समस्या है तो किसी आप ENT सर्जन से मिलने की कोशिश करें। और आई थिंक इसके अलावा कोई दूसरा घरेलू विकल्प तो मुझे नहीं मालूम। जी, आई डू नॉट नो एनीथिंग लाइक दिस, है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राकेश, और हमने ये भी देखा है कि बीते कुछ समय में जो कान से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका ग्राफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो क्या एक ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई समस्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम ईयरबड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और कई ऐसी चीज़ें भी आ गई हैं जो जिनके माध्यम से दावा किया जाता है, या एडवर्टाइजिंग गिमिक्स भी हो सकते हैं कि आप इसका इस्तेमाल करें तो आपके कान साफ़ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, ज़्यादा साफ सुनाई देगा। तो इसे किस तरीके से लिया जाए, इसके बारे में आपसे मैं बात करूं। उससे पहले एक कॉलर है, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो हेलो हेलो, राहुल जी हैं जिन्होंने हमें दिल्ली से कॉल किया। राहुल जी, स्वागत है आपका स्वस्थ के सामने, बताइए क्या प्रश्न है? नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैडम, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे बेसिकली कहा जाता है कि कि आप जैसे आपकी उम्र 40 के प्लस हो जाते हो आप, तो आपकी आईज की मसल्स जो है वीक होने लग जाती है, जिससे आपकी दृष्टि कमजोर होती है। उसी प्रकार से क्या कान के संदर्भ में भी ऐसा कुछ है कि आप 40 प्लस में इसमें भी इफेक्ट आता है? और यूं तो शोर बहुत ज्यादा आजकल के टाइम में। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि मैं एक क्रिया करता हूँ, डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा कि उसमें मैं अपनी सांस रोकता हूँ, बंद लगाता हूँ, योग के अंदर जो बंद होता है, तो उससे क्या होता है ना, मेरी जो कान की मसल्स है वो एक्टिवेट होती है, मतलब जो सेल्स है वो रीजनरेट होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे राइट ईयर में मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ी लेफ्ट के मुकाबले कम सुनने की क्षमता है। तो ये तीनों का सवाल मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब मुझे बताएं। धन्यवाद जी। सर जी, पहला जो उन्होंने सवाल पूछा था कि 40 के बाद तो हम नहीं, बट हम लोग बोलते हैं कि 45 साल के बाद जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर के हर अंग में कमजोरी आती है। वो एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है। उसमें से हियरिंग भी कोई अछूता नहीं है, सुनाई भी की नस भी धीरे धीरे कमज़ोर होती है। तो उसका ख्याल रखना चाहिए, शोर शराबे से दूर रहें, और अगर आपको लगता है कम सुन रहा है तो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इन्होंने बोला इनकी उम्र शायद 40 क्रॉस किया है, और अगर एक साइड से कम सुन रहा है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। पहली बात तो ये है कि कॉमन चीज़ हो सकती है कि वैक्स हो या कुछ फंगस हो, जिसको कि डॉक्टर देख के वहीं पर OPD में ही निकाल देंगे तो कान ठीक हो जाएगा। दूसरा, कई बार जो कम सुनना किसी गंभीर बीमारी का भी लक्षण हो सकता है,
तो बहुत ज़्यादा वेट ना करें, एक बार ENT को दिखा लें, वो इनको बता पाएंगे कोई अंदर कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। और तीसरा इनका सवाल था, एक क्रिया करते हैं जिससे इनको लगता है कि कानों की मसल जो है वो मजबूत हो रही है। देखिए जो न्यूरल टिश्यू है, जैसे कान की नस है, आँख की नस है, वो कोई ऐसी प्रक्रिया अभी तक तो नहीं है कि हम कुछ करें और उससे वो वापस जनरेट हो जाए। रिसर्च चल रहे हैं, अभी तो उसमें कोई ऐसा कोई खास सक्सेस मिला नहीं है, लेकिन हाँ हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो ये जो एजिंग चेंजेस है थोड़े थोड़े डिले कर सकते हैं, लेकिन टोटली उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। जी 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 बिल्कुल। और सर जो मेरा सवाल था डॉक्टर अनिल, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे वही हमने कहा कि कई तरह की बातें कही जाती हैं कि आप घर में इस तरीके से उपचार करें या फिर ओवर द काउंटर दवाएं लेना, ये सब चीज़ें कितना सही रहता है? देखिए कान के संबंध में जैसे बहुत लोग कान में तेल डाल लेते हैं, वो तो हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं कि कान में आप तेल ना डालें, क्योंकि कान में तेल डालने से समस्या नहीं, कान में तेल डालना एक समस्या को मतलब कि इनवाइट करना है, आप एक समस्या को अपने घर में ला रहे हैं जो आपके पास नहीं है। देखिए कान एक अपनी सेल्फ क्लीनिंग कैविटी है, ये खुद से अपने को साफ़ करती है, ये नेचर ने बनाया ऐसा है कि आपका कान साफ़ होता रहता है। अगर कान में कोई रुकावट आ रही है और उसका कान की जो गंदगी है वो अपने आप से बाहर नहीं निकल रही है, तो उसके लिए फिर आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा ना, उसके लिए कोई दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जी जी बिल्कुल। जो मेरा पहला सवाल था सर डॉक्टर राकेश, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये ग्राफ जो है कान की समस्याओं का, ये अभी हाल फिलहाल में बढ़ा है क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं और कानों का इस्तेमाल, आँखों का इस्तेमाल अब हम काफ़ी ज़्यादा करने लगे हैं? मसलन जैसे मैंने पहले कहा कि कानों में हर वक्त हम देखते हैं यंगस्टर्स हर वक्त वो म्यूज़िक सुनते हैं हाई वॉल्यूम में, कई बार हमारे ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जहाँ हर वक्त आप एक्सपोज होते हैं साउंड से, तो क्या ये प्रभावित कर रहा है हमारी सुनने की क्षमता को? जी आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। एक तो हम ENT जो क्लिनिक है या हॉस्पिटल है, आप देखेंगे वहाँ पे कान की समस्याएं सबसे ज़्यादा हैं, वो पहले से ही हैं, लेकिन आजकल जो लाइफस्टाइल मॉडिफाई हुआ है जिसमें ईयरफोन का इस्तेमाल, और हमारे भारतवर्ष में हम जो भी फेस्टिवल या कुछ भी अगर सेलिब्रेट करते हैं तो शोर बहुत होता है, ढोल नगाड़े हो सकते हैं, बम पटाखे हो सकते हैं, तो हमारी हियरिंग को नुकसान पहुंचाता है जी। तो हमें शोर शराबे से तो दूर रहना है, और ईयरफोन पहले तो इस्तेमाल ना करें, अगर करना बहुत ज़रूरी हो तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि उसका ये पता करने का तरीका कि सेफ़ लिमिट में है या नहीं, बड़ा सिंपल है कि एक तो टोटल वॉल्यूम का 30 से 40% से ऊपर ना जाएं, पहली बात। दूसरी बात, दोनों कान में ईयरफोन लगाने के बजाय एक कान में लगाएं और जितना कम हो सके उतना लगाएं। और तीसरा ये कि अगर आपने ईयरफोन लगाया है और आपको साथ वाले किसी आदमी की आवाज़ सुनने के लिए दोबारा बुलवाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आपका वॉल्यूम बहुत तेज़ है, तो उस वॉल्यूम को नीचा करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि कान को साफ़ करना अपने आप, या कान में खुजली होना, उसके लिए लोग क्या करते हैं कि मैच स्टिक, हेयर पिन, ईयरबड या फिंगर नेल से उसको करते रहते हैं, तो वो ये बिल्कुल ना करें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने हाथ को कंधे के ऊपर लेके ना जाएं। अगर खुजली होती है, एक बार आपने स्टार्ट किया क्योंकि अच्छा लगता है, तो आप उसे बार बार रिपीट करना चाहते हैं, और जब आप करते हैं ख़ासतौर से बारिश के मौसम में, तो क्योंकि ऑलरेडी वहाँ मॉइस्ट है और थोड़ी भी इंजरी होगी तो वहाँ पे बैक्टीरिया और फंगस ग्रो करेंगे, और फिर वो पेनफुल प्रोसेस है जिसको मोटाइटिस एक्सटर्ना बोलते हैं या फंगल इन्फेक्शन है, उस तक बात पहुँच जाती है जी। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं जैसे पॉल्यूशन है, रोड ट्रैफिक है, जो यंग लोग हैं वो पार्टियों में जा रहे हैं, ख़ासतौर से क्लोज एनवायरनमेंट में, जैसे कि शादी का हॉल है, वहाँ पे बहुत तेज़ अगर लाउड स्पीकर बज रहा है तो प्लीज़ उसके पास खड़े ना हो, अपने कानों को आप उंगली से बंद करें, उससे जितना जल्दी हो सके दूर चले जाएं, जिससे, क्योंकि हियरिंग एक ऐसा चीज़ है, अगर एक बार वो ख़राब हो गया तो हम किसी चीज़ से उसको वापस नहीं लेके आ सकते। तो हमें हियरिंग लाइफ लॉन्ग चाहिए, रिवर्स नहीं कर सकते आप जी 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 जी। एक कॉलर और है, आइए उनसे बात करते हैं। गगन सिंह जी हैं। हेलो 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 गगन सिंह जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी छगन सिंह जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन पा रहा हूँ मैडम। हाँ बताएं, सवाल बताएं। मैडम मेरे कान में अंदर से फुंसी होकर थोड़ा बहुत ठीक आता है, ब्लड आता है, ठीक बन जाता है, फुंसी हो। अच्छा ठीक है, मवाद आता है, खून आता है डॉक्टर ने?
कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ पूछना नहीं, आपको सुनने में दिक्कत है? अच्छा छगन जी, ये बताइए आपको सुनने में भी क्या दिक्कत हो रही है? अभी सुनाई देता है ठीक से? हल्की सी क्या आता है? सुनने में हल्की सी दिक्कत आती है सुनने में। देखिए, कान में खून और मवाद आना, इसका मतलब पर्दे में आपके प्रॉब्लम है, पर्दे में छेद है, या और दूसरी बीमारी हम खुद कहते हैं कोलेस्ट्रोमा, वो शायद हो रहा है। अगर उस मवाद में बदबू है तो वो पक्का है कि वो कोलेस्ट्रोमा ही होगा। जो ऐसी बीमारी है जो हल्के हल्के कान के अंदर बढ़ती रहती है और वो आसपास के जो बोन है उसको वो डिस्ट्रॉय, उसको ख़त्म करती रहती है। और इसके चांसेस ये होते हैं कि कई बार वो दिमाग के हिस्से में या कान के जो और पार्ट्स हैं या जो आपकी चेहरे की नस है उसको वो प्रभावित कर सकती है, उसके प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। तो ये जो बीमारी है जिसमें कि खून आ रहा हो, मवाद आ रही हो, सुनना भी कम हो गया हो और कान के जो डिस्चार्ज है उससे बदबू भी आ रही हो, तो उसको आपको गंभीरता से लेना चाहिए और उसको जल्दी से जल्दी किसी नाक कान गले डॉक्टर को दिखा करके जो उचित निदान है वो आपको कराना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक हमारे दर्शक थे जिन्हें कान में मवाद, खून आने की समस्या है और साथ ही साथ सुनने में भी उन्हें फ़र्क पहले से महसूस हो रहा है। तो अभी आपने सुना कि हमारे विशेषज्ञ का क्या कहना है। फिलहाल इसी के साथ ही स्वस्थ किसान में हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम जानेंगे कि आखिर वो रेड फ्लैग्स क्या हैं, यानी चेतावनियाँ क्या हैं कान की सेहत को लेकर, जिन्हें अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हालात और गंभीर ना हो और वो स्थिति ना हो कि आप अपने कान से हाथ धो बैठे, यानी आपकी सुनने की क्षमता ही चली जाए क्योंकि वापस नहीं आती, जैसा कि हमें राकेश जी ने भी इसके बारे में जानकारी दी। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, होगी मुलाकात इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहें स्वस्थ किसान। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज के स्वस्थ किसान में हम बात कर रहे हैं कान की सेहत की, और जैसा कि आप जानते हैं और लगातार हम कार्यक्रम में चर्चा भी कर रहे हैं कि ये मौसम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि आप अपनी आँख का, अपने कान का, अपने गले का ख़ास ख्याल रखें, किसी तरह का इन्फेक्शन घर ना कर जाए। चलिए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और सर, जैसे डॉक्टर राकेश, जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि देयर आर सम रेड फ्लैग्स, आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि चेतावनी, आपका शरीर खुद आपको चेताता है, आपको सिग्नल्स देता है। तो अगर हम कान की सेहत की बात करें तो वो सिग्नल्स क्या हैं या फिर वो लक्षण क्या हैं जिन्हें हम आमतौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं? जी, मैं इसमें बोलूँगा सबसे पहले कान का बंद होना, मतलब कान में जैसे कहते हैं कि वो ढक्कन लग गया कान में और सुनाई कम आना, पहला। दूसरा, कान में दर्द होना। तीसरा, कान में लालीपन होना। चौथा, कई बार जब आप खाना खाते हैं, मुंह खोलते हैं तो कान के अंदर दर्द होना। इसके अलावा जो सुनाई कम होना, सुनाई कम होने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई सीटी की आवाज़ आना या झिंगुर की आवाज़ आना, ऐसा है तब। और या आपको चक्कर आना, चक्कर के साथ अगर उल्टी आ रही है तो हम कहते हैं इसका संबंध सीधा सीधा कान का जो अंदर वाला हिस्सा है उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा साथ में और दिक्कत भी हो सकती है, जैसे अगर कान से आप ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं तो आपका जो इरिटेशन लेवल है वो आपके बढ़ जाते हैं, आपकी बिहेवियरल इश्यूज भी हो जाते हैं। जी, आपकी परफॉर्मेंस, स्पेशली छोटे बच्चों में अगर वो नहीं सुन पा रहे हैं तो, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो फिर बोलेगा नहीं, या आपको देख के अगर आपने कोई आवाज़ करें तो नहीं आपकी तरफ रिस्पॉन्ड करेगा, गर्दन नहीं घुमाएगा। थोड़े बड़े बच्चे होंगे तो सडनली स्कूल में परफॉर्मेंस कम होने लगती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको बच्चे की जांच कराना ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। जितनी जल्दी उसको पकड़ेंगे उतना अच्छा है। और तीसरा, मैं ये भी बोलूँगा कि कान के लिए हम ये वेट ना करें कि कुछ दिक्कत हो तब हम जाएँ,
कान की हमें समय समय पर जांच करानी चाहिए, खासतौर से जो बच्चे हैं, न्यू बॉर्न हैं, हॉस्पिटल या नर्सिंग होम से छुट्टी होने से पहले उसकी सुनाई की जांच बहुत ज़रूरी है। जब वो इंजेक्शन लगाने जाते हैं, अगर कोई डाउट था पहली बार तो फिर से आप उसके लिए जांच करा सकते हैं। स्कूल जाने के बाद उनके सुनाई की जांच। एक कॉलर है, सिर्फ बात कर लेते हैं। नंद स्वरूप जी हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताइए क्या प्रश्न है। जी जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ, कान को जो आवाजें सुनाई होती है जिससे कानों को नुकसान पहुँचाता है, जैसे पटाखे की धमाके की आवाज, कान के पास चिल्लाना, तेज वॉल्यूम में रेडियो या टीवी के संगीत सुनना, या सायरन की जोर की आवाज, या मोटरसाइकिल या हारन की आवाज। इसके अलावा जो हवाई जहाज वगैरह थोड़े से निकलते बड़ी तेज आवाज निकलती है। दूसरी चीज, कभी आकाशीय बिजली जो कड़कती है उससे आवाज बहुत तेज होती है। तो ये कान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। तो हमारा आवाज का डिसिप्लिन स्तर कितना होना चाहिए सुनने के लिए? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था सर। ये डॉक्टर नंदली, आमतौर पर हम देखते हैं कि आप कितनी भी कोशिश करें लेकिन हम एक्सपोज होते ही हैं उस हाई साउंड से। तो कितने तक एक रेंज, जैसा कि हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, सेफ रेंज है या किस एक रेंज के बाद तो हमें सुनाई भी नहीं देता, तो क्या कहना चाहिए? 80 डेसिबल जो आपकी साउंड का लेवल है, जो लेवल हम डेसिबल में नापते हैं, वो आपके कान के लिए ठीक है, मगर वो इसका एक लिमिट है। आप उसी अगर 80 डेसिबल पे कॉन्स्टेंटली 8 घंटे रोज़ सुनेंगे आप, तो फिर मुश्किल होती है। तो साउंड तो 80 डेसिबल के ऊपर जाएगा, एकाएक अगर 120 डेसिबल का एक्सपोजर आपको हो जाए तो डैमेज कान हो सकता है। तो डेसिबल जो इंटेंसिटी है और ड्यूरेशन है, मतलब कितने टाइम के लिए और कितनी जोर की साउंड है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका कान जो है कितना प्रभावित होगा। तो ये कहा जाता है कि भाई जितना हो सके वो अपने कान को आप बचा के रखें। स्पेशली हमारे जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं जो लंबे समय के लिए काम करते हैं, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो उसमें जो कान के बचाव के लिए जो जैसे वो हेडफोन्स हैं, मफलर्स हैं, वो लगाने को कहते हैं, ताकि वो तेज़ आवाज़ जो है उनके कान को कम से कम जाए और कान के जो पर्दे, कान का अंदरूनी भाग है जो कि आवाज़ को सेंस करके उसको इलेक्ट्रिक करंट में बदलता है, वो बचा रहे। क्योंकि जितना ज़्यादा वो डैमेज होगा, वो रिवर्सिबल नहीं है। एक बार वो अगर ख़राब हो गया तो वो वापस नहीं आता वो। इसलिए जितना हो सके कान को तेज़ आवाज़ से बचा के रखें। पटाखे दीपावली में विशेष रूप से आप पटाखे जरूर जलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उससे अपने कान को बचा के रखें। जी जी बिल्कुल। तो जो बहुत ऊंची आवाज़ें जहाँ पर हैं, जो आपको खुद असहज महसूस कराती है, मतलब आपके शरीर की तरफ से भी सिग्नल्स आ जाते हैं कि ये ठीक नहीं है। तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है तो आप अपने आप ही आप अपने कानों को ढक लेते हैं। एक कॉलर है, आइए उनसे भी हम बात कर लेते हैं। हेलो योगेश जी, जिन्होंने राजस्थान से हमें कॉल किया है। जी योगेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैम, नमस्ते। नमस्कार जी योगेश जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी मैम, मेरे कान का पर्दा फटा हुआ है, मुझे 2 साल हो गई। ठीक तो है। 2 साल से लगातार मेरे कान से आवाज आती है, तो झिंगुर की थी। सर डॉक्टर नंदली जी, हाँ बिल्कुल सुन लिया हमने। आप बता रहे कि एक कान का पर्दा जो है आपका ठीक से काम नहीं कर रहा और काफी समय। ये पर्दा आपका कैसे मालूम फटा हुआ है? मतलब मैं डॉक्टर को दिखाया था, कान का पर्दा फटा हुआ बोले। सर हाँ, ये भी थोड़ा क्लियर कीजिए, जो कान का पर्दा कहते हैं फट गया, तो ये क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है कि पर्दा फट जाना? कान के पर्दे में छेद हो जाता है, वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। और अगर कान का पर्दा अगर फट गया है और उसको 2 साल हो गए हैं, तो ये बहुत संभावना है कि आपका पर्दा अपने आप न भरे। अगर छोटा मान लिया अभी इन्फेक्शन हुआ और रिसेंटली 2-3-4 महीने में, तो होता है कि फ्यूचर में भर जाए वो। अगर 2 साल तक नहीं भरा है तो ये है कि आप वो उसकी भरने की आस अपने आप तो नहीं है। तो उसके लिए जो भी विकल्प होते हैं, आप डॉक्टर को दिखाएं, उसमें जो जांचें होती हैं सुनने की, क्योंकि आपका सिर्फ पर्दा खराब है या उसकी हड्डियां भी खराब हैं, वो मालूम चलेगा कान की जांच से, सुनने की जांच सर, से। जैसा कि आपने बताया, ये हमारे दर्शक भी थे जिनका कहना था कि पर्दा फट गया, जैसे इनका कहना था, और आपने बताया छेद हो जाता है और वो स्वतः अपने आप एक रिपेयर मैकेनिज्म होता है शरीर का, जो वो होल भर जाता है। लेकिन यहाँ पर ये भी जानना आवश्यक है कि वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं जब कान के पर्दे पर इस तरह का प्रभाव पड़ता है कि उसमें होल हो जाना या फिर फट जाना, जिसे हम आम लोगों की भाषा में कहें, ये क्या क्यों होता है सर?
ये यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो प्रमुख कारण है वो इन्फेक्शन है। और दूसरा चोट लगना कान में, कोई थप्पड़ मार दे या कोई पटाखा पास में फूट जाए या कोई ईयरबड से साफ कर रहा हो, कान वो एकाएक अंदर चली जाए वो किसी के प्रेशर से, तो वो फिर कान के पर्दे फटने के यही कारण है। और यूजुअली इन्फेक्शन की वजह से अगर पर्दा फटता है तो 1 महीने 1.5 महीने में 2 महीने में वो भर जाता है अपने आप। अगर वो नहीं भरा, ठीक है ना, या इन्फेक्शन बहुत सीवियर है, वो पर्दे के मतलब कितने % भाग को उसने डिस्ट्रॉय किया है, 50%, 75%, है ना। जितना ज़्यादा, अगर ज़्यादा भाग उसका इफेक्ट हो गया है, ज़्यादा वो छेद हो गया है, फिर उसमें ज़्यादातर अवस्था में फिर नया पर्दा ही लगाना पड़ता है। और साथ में ये भी एसेस करना पड़ता है कि जो कान की छोटी छोटी हड्डियां हैं उसका वो ठीक प्रभावित हुई हैं कि नहीं हुई हैं। अगर वो प्रभावित हुई हैं फिर उसका भी ऑपरेशन उसके साथ ही कर दिया जाता है। जी, मतलब ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सर्जरी का रास्ता अपनाना पड़ता है। ठीक है डॉक्टर राकेश, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि हम बता रहे हैं कि कानों में किस किस तरह का असर हो जाता है। अगर हम गांव की बात करें, ग्रामीण परिवेश की, तो वहाँ पर कई ऐसे कार्य हैं जो कि आपको तो करने ही है। जैसे थ्रेशर मशीन है जिसमें बहुत महीन भूसा एक तरीके से कहें उड़ता है, जो कि आंखों पर भी जाता है, कान में भी चला जाता है, नाक के थ्रू भी आपके शरीर के अंदर एंटर कर जाता है। उसकी आवाज़ भी लगातार काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि मानसून के मौसम में जो आपके तालाब हैं, अगर नदी के किनारे आपका गाँव है तो उस वक्त वो ये टाइम होता है कि कोई घर में नहाना पसंद नहीं करता और तालाब है, नदी है, झोड़ उसमें जाते हैं। तो क्या इसका भी प्रभाव हमारे कान के पर्दे पर पड़ता है, कान की सेहत पर पड़ता है? उसके बारे में मैं जानूंगी सर आपसे, लेकिन एक कॉलर है, पहले हम सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, शिव कुमार जी। हाँ जी, शिव कुमार जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? मध्य प्रदेश से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सवाल बताएं। जी जी मैडम नमस्कार, शिव कुमार दुबे मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुझे 20-25 वर्ष से डायबिटीज है, मेरे कानों में खुजली चलती है और एक कान में भारीपन हो गया है कुछ समय से, तो कम सुनाई देता है एक कान में। तो क्या डायबिटीज का असर पड़ सकता है कान पे? डॉक्टर राकेश, कान में भारीपन महसूस होता है काफी समय से, क्या वजह से? कितना एज है इनका? कितनी उम्र है आपकी शिव कुमार जी? शिव कुमार जी मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है सर मतलब देखिए, एक तो जो नॉर्मल हम लोग बोलते हैं कि वो एजिंग की वजह से सुनाई में कम है, लेकिन वो आमतौर से दोनों कानों में बराबर कम होती है। अगर एक ही कान में कम है तो उसके लिए जांच करना ज़रूरी है। खुश्की और खुजली होना, ये ज़्यादातर केसेस में ये है कि वो एक साइकिल है, विशेष साइकिल इसको हम बोलते हैं, कि आपने कान में खुजली की, अच्छा लगा, फिर आपने और ज़्यादा की और फिर वो उसमें कोई इन्फेक्शन हुआ और वो बार बार ये साइकिल चलता रहता है। तो कान में खुजली बिल्कुल ना करें, ख़ासतौर से कान के अंदर कुछ अंदर डाल के साफ़ करना। उससे क्या होता है कि कान में एक नेचुरल ऑयली सिक्रेशन होता है, उसका काम है कि स्किन को ऑयली रखना। जब हम उसको बहुत ज़्यादा साफ़ करते हैं तो ऑयल निकल जाता है और चमड़ी खुश्क हो जाती है। जैसे हमने देखा हो सर्दियों में अगर आपके हाथ पैरों की चमड़ी खुश्क है तो उसमें खुजली होने लगती है। तो सर ये खुजली जो ईयरबड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसका तो बहुत बड़ा बाजार है और ये एक एसेंशियल है फर्स्ट एड बॉक्स का, ऐसा मान के चलते हो, तो क्या ये सही है, ये इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप ईयरबड का पैक देखेंगे बाहर तो उसमें लिखा है नॉट टू बी यूज इनसाइड द ईयर। ओके। तो कान का जो बाहर वाला हिस्सा है जिसको हम पिन्ना बोलते हैं, ये बाहर वाला कान, इसको क्लीन करने के लिए, कान के अंदर डालने के लिए नहीं है। वो जो कंपनी ईयरबड बनाती है उनका ये कहना है, लेकिन हम सब लोग उसको कान के अंदर डालते हैं। एक तो बात यह है कि उसका बड का साइज़ है वो इतना बड़ा है कि वो कोई भी चीज़ अंदर से बाहर नहीं निकालेगी, अंदर ही पुश कर देती है। जी जी। तो जो एक माइनर इशू था जो शायद अपने आप ठीक हो जाता है या डॉक्टर के पास जाते आराम से हो सकता था, वो आपने और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और दूसरा, क्योंकि आपको खुजली कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो उसको ज़्यादा कर रहे हैं तो उसमें इंजरी होने का चांस है। तो इसलिए बड का या किसी भी चीज़ का कान के अंदर वाले हिस्से में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ईयर कैनाल में बिल्कुल ना डालें। जी जी जी, ठीक है। तो ये एक बार अपनी कान की जांच करा लें और उससे पता लग जाएगा। अगर वैक्स है तो वो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, वो उसी वक्त ठीक हो जाएगा। हियरिंग टेस्ट करके पता चलेगा कोई नस में प्रॉब्लम है क्या, तो उसकी जांच करना जरूरी है। जांच कराना जरूरी है। सर अब वही मेरा सवाल गांव के परिप्रेक्ष्य में जो मैंने पूछा था, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? जी, पहला तो जैसे आपने बताया कि तालाबों में, नदी में
या जो नहर है उसमें और बारिश में वैसे भी नहाना, ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि बारिश में क्या होता है कि सारा पानी बह के सारा तालाबों में, नदी में इकट्ठा होता है, तो अपने साथ साथ गंदगी भी लेके जाता है। तो गंदे पानी में नहाने से तो ऑब्वियसली आपके नाक का इन्फेक्शन, गले का और कान का इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है, और ख़ास तौर से उनको जिनको और भी बीमारियां, जैसे साथ में मान लीजिए शुगर है, तो वो तो बिल्कुल ही ना आ जाएं। इसके अलावा जो शोर शराबे वाली चीज़ें हैं, जैसे डॉक्टर आया ने पहले ही बताया था कि बहुत ज़्यादा शोर करती हैं, जैसे आपने बोला कि गेहूँ निकालने के लिए जो मशीन यूज़ करते हैं थ्रेशर, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप उसके साथ काम कर रहे हैं तो कानों को आप किसी दुपट्टे से या मफलर से उसको अच्छे से टाइटली बांध लें, या ईयर प्लग आते हैं उसको लगा लें। एक तो ये करें, साथ में उसके जो डस्ट उड़ रहा है, जो पॉल्यूशन आ रहा है, तो नाक को और मुंह को भी कवर करके रखना ज़रूरी है। इसके अलावा जहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, या मान लीजिए कि घर में किसी को एक आदमी को दिक्कत है, खांसी जुकाम हो गया, तो उससे थोड़ा सा अपना बचाव रखें, क्योंकि एक से दूसरे में बीमारी हो सकती है। और अगर नाक का कनेक्शन, थ्रोट का कनेक्शन कान के साथ डायरेक्ट है, तो एक जगह इन्फेक्शन दूसरी जगह पहुंच सकता है। बिल्कुल, और ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब कान की समस्या सिर्फ कान की नहीं है, आपकी आँख, आपकी नाक, गला, सब आपस में जुड़े हुए, हम सभी जानते हैं। तो असर इसका कई तरह से हो सकता है शरीर पर। आइए बात करते हैं, एक दर्शक हैं जिन्होंने राजस्थान से कॉल किया, जितेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर। जितेंद्र जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में, बताइए क्या प्रश्न है। जितेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैम, बताएं, सवाल बताएं। मैम मेरे है ना कान में बार बार खुजली की समस्या होती है, दोनों कानों में। जैसे ट्रीटमेंट लेता हूँ तो रिलैक्स हो जाता है, फिर ट्रीटमेंट बंद करता हूँ, थोड़े दिनों बाद, महीने 2 महीने बाद वापस हो जाती है। ठीक है, कान की खुजली तो बहुत कॉमन समस्या है। डॉक्टर अनिल, ये जो कान की खुजली है, इसका क्या करें? और ये मतलब सामान्य है कान में खुजली होना? मुझे लगता है हर किसी को कभी ना कभी एक्सपीरियंस होता ही है ये। हाँ, ये ज़्यादातर जो लोग बुजुर्ग हैं ना, उनको ज़्यादा होती है, क्योंकि जो कान की जो ग्रंथियां हैं ना बाहर वाली, वो एज के साथ सूख जाती हैं। तो उसमें जो एक जो नेचुरल जो सब्सटेंस बनता है, जिसको हम सेलुमेन बोलते हैं, वो नहीं बनता है। तो उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन होता है, वो आदमी को खुजली के रूप में आपको लगता है। तो उसके बारे में तो डॉक्टर को मिलें, आप उसको दिखाएं, वो बताएगा। हम यहाँ बताएंगे तो ठीक नहीं रहेगा, तो वो डॉक्टर को मिलें, वो बताएंगे। और ये समस्या गंभीर नहीं है, मैं कह सकता हूँ। कई बार होता है कि आपको एलर्जी भी हो, उसकी वजह से कान में खुजली हो रही हो, तो बगैर आपको डॉक्टर को दिखाए हुए तो बहुत मुश्किल है ना कुछ कह पाना। जी जी, लेकिन सर ये खुजली अगर होती है तो क्या करें? क्या इसे हमें अवॉइड करना है? क्योंकि कई बार तो बहुत मतलब देखिए समस्या होने लगती है। खुजलाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। खुजलाने की वजह से समस्या आपकी और गंभीर हो जाएगी, है ना। तो उसको जहाँ तक हो सके अपने को आप बर्दाश्त कर लें उसको, और किसी काबिल डॉक्टर को दिखाएं, ताकि मालूम हो कि क्यों हो रही खुजली आपको, एलर्जी की वजह से है या सिर्फ ड्राइनेस की वजह से है, वो डायग्नोज करके। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इसका इलाज नहीं है, छोटी सी दवा से आप ठीक हो जाएंगे। जी डॉक्टर राकेश, मैं अब आपके पास आना चाहूँगी। बहुत शुरुआत से बात करते हैं, जब शिशु माँ के पेट में होता है, तब से लेकर जब वो जन्म लेता है, उसके बच्चे के जन्म लेने के बाद क्या बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे हम सुनिश्चित करें कि बच्चे का सुनने का जो तंत्र है पूरा वो ठीक है? क्या ये आनुवांशिक भी हो सकता है कि सुनने की शक्ति ना हो? मैं इस पर बात करूँगी, लेकिन एक कॉलर है, विपिन है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के सागर से कॉल किया है। विपिन जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल? मैम मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल में था कि हमारी फैमिली में ताई है जिनकी उम्र 50 साल है, और उन्हें 20 सालों से कानों की मशीन लगी हुई है, और लगभग 3 से 4 बार मशीन खराब हुई है तो बदली भी जा चुकी है, लेकिन फिर भी वो ठीक से नहीं सुन पा रहे जैसे सुनना चाहिए, और जोर से ही बोलना पड़ता है। लेकिन पहले जैसे मशीन लगाई है तो सुनती तो है, लेकिन नॉर्मल नहीं सुन पाती हैं। और मशीन सस्ती भी है, तो कितने रुपए की मशीन क्या खरीदनी चाहिए, और लगभग कीमत कितनी होनी चाहिए, क्या इसे डॉक्टर ही बताएंगे? और दूसरा सवाल मेरा खुद का पर्सनल था मैम, कि मुझे कम तो नहीं सुनाई देता, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे खांसी आई या छींक आई, तो ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अच्छा सुनाई देने लगा, लेकिन बाद में फिर नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर राकेश क्या कहना चाहेंगे? एक तो कान की मशीन का सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये एक अपने तरह की चुनौती भी है कि सही इक्विपमेंट को चुनना
और कब इसका इस्तेमाल करना, क्या कम पैसे वाली मशीन का इस्तेमाल करना या फिर अच्छी मतलब अच्छी क्या है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं? जी, मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि जब आप मशीन ख़रीदने जा रहे हैं तो उसकी क्वालिटी पैसे से आप डायरेक्टली कोरिलेट नहीं कर सकते। ठीक है। जितना आपका हियरिंग लॉस है, किस तरह का आपका सुनने में दिक्कत है, उसके हिसाब से आपको मशीन आपका जो हियरिंग एड जो डिस्पेंस करता है वो आपको देगा। मैं यहाँ पे एक बात बहुत क्लियर करना चाहूँगा कि मशीन ऐसा नहीं है आपने लगाई और बिल्कुल साफ सुनने लगा, ऐसा कम होता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हैं। तो मशीन लें और उसको लगाएं, 10-15 दिन उसका यूज़ टू होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कीमत से तो डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं है। आप अपने डॉक्टर को मिलें कि सुनाई तो अच्छा आ रहा है लेकिन शायद वो क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं है, साफ़ उतना अच्छा नहीं सुनाई दे रहा। तो एक बार वो मशीन कितना फ़ायदा कर रही है, मशीन को लगा के सुनाई की जांच करके पता लगता है। और दूसरा इन्होंने बोला कि खांसने छींकने के बाद सुनाई अच्छा हो जाता है, वो नॉर्मली ऐसा होता है क्योंकि जब हम मुंह को जैसे उबासी लेते हैं, मुंह खुलता है तो उससे हमारा जो एक ट्यूब होता है जो कान के बीच वाले हिस्से को कनेक्ट करता है नाक के पीछे, जिसको स्टेचियन ट्यूब बोलते हैं, वो खुल जाता है। तो सडनली आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा अच्छा सुनने लगा। जी जी। वो नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि उससे पहले आपको कम सुन रहा था। वो टेम्परेरी थोड़ा सा बेटर लगता है। तो वो तो कई बार ऐसे अचानक से ये भी लगता है कि कान बंद हो गए, तो वो भी टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है ये भी आपने जाना डॉक्टर साहब से। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे नवजातों के बारे में। क्या ये आनुवांशिक भी हो सकता है, यानी जन्मजात, क्या उस जन्मजात समस्या को सुधारा जा सकता है, उसे ठीक किया जा सकता है, बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। अगर आप अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आज का विषय एक बार फिर से हम आपको बता दें। आज हम बात कर रहे हैं इस मौसम में, यानी बरसात के मौसम में कान में होने वाली समस्याओं के बारे में। कौन कौन से संक्रमण, इन्फेक्शन आपके कान को घेर सकते हैं। आइए बात करते हैं। कॉलर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरे दोनों कानों में आवाजें आती हैं, जो तालाब के किनारे बैठते हैं तो आवाजें आती हैं, इस तरीके की आवाज आती हैं। मेरी उम्र लगभग 60 साल है। ठीक है डॉक्टर अनिल, जैसे हमने कार्यक्रम में रिपोर्ट में भी बताया कि कानों में सीटी महसूस होना, कई बार सरसराहट सी फील होना, जो कि बाहरी कोई आवाज़ नहीं है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई आवाज़ हो रही है, तो इसके पीछे वजह अगर दोनों कान में आवाज़ आ रही है तो ये संभावना है कि आपको कोई हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो या और कोई जो बॉडी की समस्याएं वो हो आपको। दैट इज़ दी वो सबसे कॉमन कॉज तो जनरल कॉज ही होता है ना। अगर क्योंकि आपके आर्टरी में हल्की हल्की चर्बी जमती जाती है, इसकी वजह से आपका जो कान की जो ब्लड का जो फ्लो है, संचार है वो कम होता रहता है, इसलिए आपका कान जो है आवाज़ करता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह है फिर अपना चेकअप करके उसका आप ठीक से इलाज करें। अगर ब्लड प्रेशर है तो उसका ठीक से इलाज करें, और हम सलाह देते हैं कि कम से कम अपना आप एक सुनने की जांच करा लें ताकि ये मालूम हो कि आपके कान में सुनने की कोई समस्या है कि नहीं है। वो ज़रूरी है। और बाकी जनरल चेकअप पे ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, आपका ब्लड में जो लिपिड का लेवल है, थायराइड फंक्शन टेस्ट है, ये सब चीज़ें, लिवर फंक्शन टेस्ट है और किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर जाके करा लें ताकि ये मालूम चले कि आपका बाकी जो अंग हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं। जी जी। डॉक्टर राकेश, अब बच्चों की बात कर लेते हैं, नवजातों की। और क्या ये जो कान में सुनाई देने की क्षमता है, ऐसा भी हो सकता है बच्चा इसी समस्या के साथ पैदा हुआ हो, क्या इसे हम ठीक कर सकते हैं, क्या ये संभव है?
जी, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो हम सब लोगों को और हमारे किसान भाइयों बहनों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। बच्चों में सुनाई की समस्या हो सकती है क्योंकि बच्चे बता नहीं सकते अपनी दिक्कत, तो उसमें हम लोगों को ही उसको पता लगाना है। तो एक तरीका तो जैसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि भाई हॉस्पिटल जब मैं बच्चे का जन्म हुआ तो हॉस्पिटल से छुट्टी से पहले उसकी सुनाई की जांच कर लिया है कि बच्चा ठीक से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। वो हार्डली 10-15 सेकंड का जांच होती है, उसमें कोई इंजेक्शन दर्द नहीं होता है बच्चे को, और वो करके हम लोग पता कर सकते हैं बच्चा ठीक से सुन रहा है कि नहीं। पहली बात। दूसरी बात, जब बच्चा घर पे आ जाए तो कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप भी की जा सकती हैं। जैसे अगर बच्चा बहुत छोटा है, मान लीजिए 1 महीने का, 15 दिन का, तो जब ज़ोर की आवाज़ आती है तो बच्चा हाँ, एक तो वो अपनी एक्टिविटी बंद कर देगा और दूसरा सडनली आँख झपकाएगा ना। और जब बच्चा करीब 3 महीने का हो जाता है तो वो आवाज़ सुन के स्माइल करता है। अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर हमें शक होना चाहिए कि हाँ, इसमें दिक्कत हो सकती है। उसका जब बच्चा अपना हेड कंट्रोल करने लगता है तो आवाज़ की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, उस तरफ वो मुड़ के कोशिश करता है कहाँ से आवाज़ आई। और करीब जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो कुछ ब्लैबर करना स्टार्ट करता है, दादा बाबा, और उसके बाद वो बहुत फास्ट लर्न करता है बोलना। अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर से हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि इसमें दिक्कत है और हमें तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि उसका फ़ायदा एक है। अगर हम उसको जितनी जल्दी ये पकड़ें कि बच्चा नहीं सुन रहा है तो उसके लिए इलाज मौजूद है। अगर मान लीजिए कम सुन रहा है तो उसके लिए इलाज है। कई बार सिर्फ दवाइयों से कान के अंदर हो सकता है कि फ्लूइड हो या और कोई दिक्कत हो जो हम लोग दवाइयों से ठीक कर दें या ऑपरेशन से ठीक हो जाए। अगर बच्चा बिल्कुल नहीं सुन रहा तो उसके लिए भी आजकल एक तकनीक है जिसको हम कॉक्लियर इम्प्लांट बोलते हैं। अगर उसको हम लोग जल्दी ऑपरेशन कर दें और थोड़ा ट्रेनिंग के बाद बच्चा नॉर्मल सुनेगा और नॉर्मल बोलेगा, ऐसा गूंगा बहरा नहीं बच्चा रहेगा। तो एक तो ये जरूरी है। दूसरा आपने पूछा, ये जो सुनने की दिक्कत है वो जन्मजात होती है या बाद में हो सकता है? तो दोनों ही कारण हैं, लेकिन जन्मजात होने का कारण थोड़े कम है और बाकी जो एक्वायर्ड हैं, जैसे कि जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो उस वक्त माँ का एक्सपोजर होना दवाइयों से जो सुनाई पे असर डालती हैं, या कुछ वायरल इन्फेक्शन हैं वो होते हैं, तो उसके लिए जो उनके गायनेकोलॉजिस्ट हैं या जो डॉक्टर हैं वो सारी जांचें करते हैं जब बच्चे की माँ जब प्रेग्नेंट हैं, तो उस वजह से पता चल जाता है। कुछ बच्चे के टाइम पे मान लीजिए उसमें ऑक्सीजन पहुंची नहीं, जैसे बोलते हैं कि वो बच्चे का जो कॉर्ड है, नाभ है, वो गर्दन के आसपास इकट्ठी हो गई, इसका मतलब बच्चे के दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची, या बच्चे को आईसीयू में रखना पड़ा। ऐसे बच्चे हम लोग बोलते हैं हाई रिस्क है, तो उसमें ज़्यादा चांस होते हैं। कुछ जो जन्मजात कहते हैं कि कुछ बीमारियाँ हैं जो पेरेंट्स में है या ग्रैंड पेरेंट्स में है, वहाँ से आई हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। और अच्छी बात यह है कि जितनी सुनने की समस्याएं हैं उसमें से करीब 50 to 80% चीज़ें ऐसे हैं जिनको हम लोग या तो अवॉइड कर सकते हैं अगर प्रॉपरली उनका ध्यान दिया जाए, या उनको हम लोग इलाज किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। तो ये इलाज करना तभी संभव हो पाएगा जब आप जागरूक रहेंगे, अवेयर रहेंगे कि क्या ये सिम्टम्स गंभीर हैं, क्या इन्हें डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। और बच्चों के मामले में तो आपको बिल्कुल भी चूक नहीं बरतनी चाहिए। डॉक्टर अनिल, अब मैं गुड प्रैक्टिसेस के बारे में जानना चाहूँगी। हम सभी जानते हैं कि हमें अपने दांतों को रोज़ साफ़ करना चाहिए और आँखों को हम क्लीन करते हैं, वैक्स क्लीन करते हैं, लेकिन कानों को लेकर वैक्स क्लीन करने के लिए भी सीधे सीधे मनाही किया जाता है। वो आपके कान को और डैमेज कर सकता है या फिर और इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है। तो अपने कान के लिए क्या करना चाहिए? व्हाट आर द गुड प्रैक्टिसेस? कान में आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी किसी माता छींटा मार के कान साफ करती हैं। आपने कभी किसी जानवर को अपने कान को साफ करते हुए देखा है? तो बेसिकली ये जो अंग है ना, ये बिल्कुल सेल्फ क्लीनिंग है और उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको बड से साफ न करें, उसके अंदर आप तेल मत डालें। दर्द कान में दर्द हुआ, उन्होंने कहा जी वो तेल डाल दो लहसुन डाल करके, तो वो सब आप अपने कान में इरिटेंट डाल रहे हो, है ना, तो वो सब समस्याएं बढ़ा देती हैं आपकी। अगर आपको कान में कोई समस्या है, मान लीजिए कान बंद हो गए, अगर आपको जुकाम के बाद कान बंद हो गया, दर्द होने लग गया, तो आप डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है आपके पर्दे में सूजन आ रही हो, वो दवा से ठीक की जा सकती है।
पर्दे में छेद होने के पहले। तो आपको अपना ध्यान रखना है, डॉक्टर को दिखाना है आवश्यकता पड़ने पे। आपको मालूम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रिवेंशन ऑफ डेफनेस कंट्रोल प्रोग्राम चलता है। जी। तो वो कोशिश करती है कि डॉक्टर को CHC लेवल पे भेजे, कान के डॉक्टर को, और आई थिंक उसमें टेस्ट की भी सुविधा आजकल उपलब्ध हो गई है। तो उन सुविधाओं का भी हमारे किसान भाई उसका लाभ उठा सकते हैं जा करके उन सेंटर्स पे। जी। डॉक्टर राकेश, जैसा कि सर ने कहा कि कान में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि अक्सर माएँ बच्चों के कानों में छींटे मारती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है करना, मतलब इससे भी डैमेज हो सकता है? नहीं, देखिए जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उससे फ़ायदा तो नहीं होगा, नुकसान हो सकता है, तो ऐसी चीज़ हम ना करें तो अच्छा है। इसके अलावा मैं बोलूँगा कि खान पान का ध्यान रखना, पौष्टिक आहार खाएं, फ्रेश चीज़ खाएं, सफाई का ध्यान रखें, नाखून काट के रखें बच्चों को। कई बार वो कान में खुजली करते हैं, उससे कान में चोट लगती है, उसके बाद इन्फेक्शन हो सकता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है वहाँ से थोड़ा सा दूर रहें, शोर शराबे से दूर रहें। जैसे जहाँ पे मशीनें चल रही हैं जिनमें जोर से आवाज़ आ रही है, पहले हमने बात की बम पटाखों की, उससे बचाव रखें। ईयरफोन का इस्तेमाल कम से कम करें। इवन मोबाइल फ़ोन जो रिकमेंडेड है वो है कि भाई जितना कम यूज़ करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि वो भी सुनाई के ऊपर असर डालता है। तालाबों में, नदियों में डुबकी लगा के ना नहाएं। और अगर आपको दिक्कत है, जो हम लोगों ने पहले बात की, कान की कोई भी दिक्कत है, तो अपने आप इलाज ना करें। ऐसा नहीं है कि किसी के कान में दिक्कत हुई, उसने कोई दवाई ली, वो बच गई तो आपने वही दवाई ले ली, क्योंकि अलग दिक्कत हो सकती है। तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें, उसके बाद ही कोई कान में दवाई डालें या उसके लिए दवाई का उपचार करें। जी डॉक्टर अनिल, अब एक मैं बहुत ही व्यवहारिक समस्या के बारे में बात करती हूँ। छोटे बच्चों में अक्सर सुनते हैं कि बच्चे कंप्लेन करते हैं जब उन्हें सर्दी ज़ुकाम होता है कि कान में दर्द हो रहा है, तो ये कहते हैं गरम गरम खिलाओ उन्हें, कान में गरम तेल, जिसके बारे में गुनगुना तेल डालिए। तो ये जो बच्चों में अक्सर कोल्ड एंड कफ के साथ ही कान का दर्द आता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? कान का दर्द, अगर बच्चे को रात को सोते समय बच्चा उठ के आया कह रहा है कान में दर्द है, इसका मतलब है कि कान के पर्दे के पीछे कुछ समस्या हो रही है। मोस्ट ऑफली उसके कान में एक द्रव्य इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से उसको सुनता भी कम है, उसको कान में दर्द भी होता है। तो उसमें तो ये है कि आप उसको डॉक्टर के पास जाएं, उसका टेस्ट कराएं और फिर एक प्रॉपर जो दवाई होती है वो लें, ठीक है। अगर 2-3 महीने में वो दर्द 2-3 महीने में वो फ्लूइड नहीं निकलता है अपने आप से, तब उसमें छोटा ऑपरेशन करके उसका फ्लूइड निकालते हैं। जी। तो वो मोस्ट कॉमन कॉज तो कान में दर्द का तो हम उसको SOM बोलते हैं, जो डायग्नोसिस होती है। और उसका जो एक प्रोसीजर है, वो 2-3 महीने में जो ठीक हो जाता है अगर ठीक से आप उसका इलाज करें तो। जी। फिर ये भी देखना होगा कि जो नाक के पीछे जो एक एडेनोइड जिसको बोलते हैं, जो एक नाक के पीछे एक मांस होता है जिसकी वजह से बच्चा खर्राटे भरता है, या मेम्ब्रेन जिसे कहें, नहीं वो एक टॉन्सिल जैसा कोई टिश्यू होता है नाक के पीछे, वो भी एक समस्या करता है कान में। वो कान के सिक्रेशंस को बाहर नहीं निकलने देता, उसकी वजह से बच्चों को बार बार कान में इन्फेक्शन, कान में दर्द होता है। तो अगर वो है तो उसका फिर वो टेस्ट कराएं और देखें कि वो है कि नहीं है। अगर वो है तो उसका ऑपरेशन इसलिए ज़रूरी है कि वो जो एडेनोइड जो हाइपरट्रोफी है वो बच्चे के दिमाग को असर करती है, उसका जो बुद्धिमत्ता है वो छीनने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके दिमाग में खून रात को प्रॉपर नहीं जाता, क्योंकि बच्चे को एपनिया होता है। जी। तो उसका भी ध्यान रखना, उसकी भी डायग्नोसिस करना जरूरी है। जी बिल्कुल। अब क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया, तो डॉक्टर राकेश, मैं बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहूँगी। देखिए हम कहते हैं एक आपको रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, जिसमें अपने आपका लिपिड प्रोफाइल है, आपको शुगर है कि नहीं है, मतलब एक जो हेल्थ चेकअप होते हैं। इसी तरीके से डेंटिस्ट के पास कहा जाता है हर 6 महीने में जाएं, आँखों के लिए भी कहा जाता है, लेकिन कान के लिए भी क्या कुछ रेगुलर कोई चेकअप्स हैं या फिर कोई ऐसे प्रिकॉशंस है जिससे हम अपनी हेयरिंग कैपेसिटी को बरकरार रखें और उम्र के साथ जो इसमें गिरावट आती है उसे हम आगे और कर सकें? जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे लगता है बार बार जितनी बार बताएं उतना अच्छा है, कि जो रेगुलर चेकअप है वो जो भी बच्चे का जन्म होता है उसकी सुनाई की जांच जरूर करवा लें, जरूर करवाएं, क्योंकि उसमें हम इलाज करके ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो यंग बच्चे हैं या यंग अडल्ट हैं, उनको आमतौर से ऐसी कोई रेगुलर चेकअप कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे स्कूल जब बच्चा जा रहा है तो उसकी सुनाई की जाँच हो जाए,
या सुनाई के बारे में पता लग जाए। जब आप किसी जॉब में जाते हैं तो आपका चेकअप होता ही है, उसमें सुनाई की भी ज़रूरत है। तो उसके अलावा तभी जाना है जब आपको कान में तकलीफ़ है, जिसमें दर्द होना, खुजली होना, कान में सीटी की तरह आवाज़ बजना, ये चीज़ें हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश आपका भी, डॉक्टर अनिल आपका भी स्टूडियो में आया, आपने दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमें पूरी उम्मीद है कि दर्शक इस मौसम में नहीं बल्कि पूरे साल अपने कानों का ज़रूर ख्याल रखेंगे। क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में आपने बहुत विस्तार से जाना। और यहाँ आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो कि अपने सवाल हम तक पहुँचाते हैं, और जो हमारी एक दर्शक हैं जिन्होंने दिल्ली से हमें ये सवाल भेजा है, इनका नाम है सिराज अनवर और सरिता विहार से इन्होंने लिखा है खांसी ज़ुकाम लगातार बना रहता है, क्या करें इसके लिए। एक और ऐसे ही हमारे पास ईमेल आया, सवाल आया है, समस्या है, आइए जानते हैं ये कहाँ से आया हमारे पास। तो ये है मनीषा का चंडीगढ़ से, और ये बच्चों में खर्राटे की समस्या से परेशान है, यानी इनके बच्चों को खर्राटे आते हैं, तो ये क्यों होता है। और अगला एक और हमारे पास सवाल आया है इलाहाबाद से, गीता सिन्हा ने, यानी प्रयागराज से सवाल है। इनकी समस्या शुगर लेवल अब बढ़ता रहता है, यानी हाई शुगर लेवल है इनको, तो ये इनकी भी एक समस्या है। हमारे दर्शक जो कि अपने सवाल हमारे ईमेल आईडी पर भेजते रहते हैं, तो दर्शकों को बता दें कि आपकी इन समस्याओं को विशेषज्ञों के सामने हम अवश्य रखेंगे, जिसकी सूचना आपको टेलीविज़न के माध्यम से 2 दिन पहले दे दी जाएगी। आप अपने सवाल swasthkisan@gmail.com पर भेज सकते हैं। एक बार फिर से देख लें, swasthkisanlive@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। इन बरसात के मौसम को, बरसातों को खूब इंजॉय करें, लेकिन अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना करें। नमस्कार। धान उत्पादन के आधुनिक आयाम, लेना चाहते हैं धान की अच्छी पैदावार, तो कृषि विशेषज्ञों की माननी होगी बात। जानकर धान उत्पादन के नए आयाम, खेत में लहलहाएगी फसल, मुनाफा देगा धान। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश धान उत्पादन के आधुनिक आयाम, शनिवार रात 8:05 पर दूरदर्शन किसान पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। डेयरी फार्मिंग और डेयरी उद्योग में बड़े नुकसान के लिए कौन है जिम्मेदार? प्रजनन विहीन पशु का पालन क्या पशुपालकों के लिए है एक बोझ? जानने के लिए देखिए पशुओं में प्रजननहीनता, कारण और उपचार, अपना पशु चिकित्सक लाइव इस रविवार शाम 6:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
किसान, बदलते भारत की शान।